Hello, students. So, from your invitation to English, Book 1, we are going to discuss and understand the chapter Standing Up for Yourself, written by Yevgeny Yevutushenko. Let's know something about this author. He was a Russian poet, novelist, essayist, dramatist, screenwriter, actor, editor, and a director of films. So he has written this story. We'll understand it line by line. And if you face any doubts, you can write in the comment box. I will be explaining you this in English as well as in Hindi. So let's start the chapter. Have you ever come across a child deserted by parents? फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्या कभी भी एक ऐसे बच्चे के साथ मिले हो जो कि अपने पेरेंट्स से उन्हें दूर किया गया है. हाउ डज ही और शी ग्रो अप? वो कैसे बढ़ते हैं? Who looks after his or her education? उनके पढ़ाई का ध्यान कौन रखता है? If you have not come across such an urchin in real life, अगर आप ऐसे कभी भी real experience अपने life में कभी नहीं आए हो, see the harrowing experiences of growing up in the movie. ऐसे experience को हम एक movie में देख सकते हैं, Slumdog Millionaire, जो कि 2008 में बना गया था, directed by Danny Boyle and co-directed in India by Loveleen Tandon. It is an adaptation of the novel Question and Answer 2005 by Indian author and diplomat Vikas Swarup. Read the following unit of the text and note how a Russian child has been brought up in the streets. इनके बारे में आज हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं. स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ का मतलब है अपने लिए, खुद के लिए खड़ा होना. In lane 41, I was living alone in an empty flat in a quiet Moscow street. Writer is saying that वो एक एम्प्टी फ्लैट में, मतलब एक खाली फ्लैट में, मॉस्को स्ट्रीट, मॉस्को एक जगह का नाम है, मॉस्को के स्ट्रीट्स में जैसे गली होता है हमारा, वहाँ पे वो अकेले रहते थे. माई पेरेंट्स वर डाइवोर्स्ड एंड माई फादर वॉज समवेयर इन कजाकिस्तान विथ हिज न्यू वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन. मेरे पिता और माता का डाइवोर्स हो चुका था, वो अलग हो चुके थे, और मेरे पिताजी कजाकिस्तान में अपने नई पत्नी और उनके 2 बच्चों के साथ वो रहते थे. आई सेल्डम रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम हिम. राइटर बोल रहे हैं वह अपने पिताजी से बहुत कम लेटर्स उन्हें मिलता था. उनके पिताजी उन्हें लेटर्स लिख के भेजते थे, बहुत कम. माई मदर वॉज एट द फ्रंट. She had given up her work as a geologist to become a singer and was giving concerts for the troops. राइटर बोल रहे हैं मेरी माता एक जियोलॉजिस्ट थी, लेकिन वो हमारे घर को संभालने के लिए वो सिंगर बन गई बाद में, और बहुत सारे ट्रूप्स. देखो बच्चों, इस दोनों लाइन का मतलब समझो. माई मदर वॉज एट द फ्रंट. फ्रंट यहाँ पे मतलब क्या हमें बता रहा है? आर्मी ग्रुप्स, सोल्जर्स का ग्रुप. ट्रूप्स लिखा है ना, ट्रूप्स का मतलब है आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप. फ्रंट मतलब आर्मी फ्रंट में रहते हैं, तो वो भी आर्मी में थी. वो एक जियोलॉजिस्ट का काम करती थी. बट उन्होंने क्या किया, वो अपनी पढ़ाई वगैरह ये सब छोड़ के वहाँ पे जो सोल्जर्स का ट्रूप्स ग्रुप होता था ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ आर्मी, इसको हम ट्रूप बोलते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए वो कॉन्सर्ट्स में गाना गाने का काम की. My education was left to the street. The street taught me to swear, smoke, spit elegantly through my teeth and to keep my feast at the ready, a habit which I have to this day. So let's understand this chapter. Last 2 lines. Writer
अपनी पढ़ाई के बारे में बोल रहे। क्या बोल रहे अपनी पढ़ाई के बारे में? कि उनका जो पढ़ाई है वो रास्ते के ऊपर ही हो गया। रास्ते के ऊपर मतलब वो स्ट्रीट में ही उनका सब कुछ बढ़ना, वो जो बढ़ रहे थे यंग एज में छोटे से, वो स्ट्रीट से, रास्ते से ही वो सब वहाँ पे पले बढ़े। वहाँ का तौर तरीका जो है, एक रास्ते में पला हुआ बच्चा कैसा होता है वो हमें बता रहे हैं कि वो जो रास्ते में वो जो रहते थे, जैसे लोग रहते थे, वहाँ का वातावरण जैसा था। क्या उन्हें सिखाया? स्वेयर, प्रॉमिसेस करना, स्मोक, सिगरेट्स पीना, थूकना, स्पिट एलिगेंटली थ्रू माई टीथ, वो अपने दांतों की मदद से ये सब कर रहे थे। एंड कीप माई फिस्ट्स एट द रेडी, फिस्ट मतलब ये वाला जगह, अपने फिस्ट को वो हमेशा रेडी रखते थे। वो सब स्ट्रीट्स के फिस्ट्स मतलब ये। तो तुम लोगों को पता होगा कि रास्ते में कैसे लोग रहते हैं, रास्ते वाले लोग, स्ट्रीट साइड्स पीपल, दे ऑलवेज बी रेडी विद द फिस्ट टू फाइट विद समवन, अ हैबिट विच आई हैव टू दिस डे। आज तक भी उनका यह आदत है। लेट्स गो टू द सेकेंड पेज। The street taught me not to be afraid of anything or anyone. This is another habit I have kept. उनका और एक हैबिट क्या है? वो जो रास्ते में वो पले बड़े थे, रास्ते के तौर तरीके, जो लोग वहाँ पे रहते थे, वो उन्हें डरना नहीं, मतलब वो किसी से भी डरते नहीं थे, कोई चीज़ से या फिर किसी से वो डरना नहीं है, ऐसा उन्होंने सीखा था। I realized that what mattered in the struggle for life was to overcome my fear of those who were stronger. यहाँ पे राइटर कुछ बोल रहे हैं, समझने की कोशिश करो। उन्हें ये रियलाइज हुआ, ये अनुभव हुआ, ये महसूस हुआ कि what mattered in the struggle for life was to overcome my fear of those who were stronger. उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनके ज़िंदगी की जो स्ट्रगल्स, उनके ज़िंदगी की जो समस्या है, क्या है उनकी ज़िंदगी की समस्या? वो समस्या ये है कि उन्हें उनकी जो भय, उनका जो डर है ना, उनसे ज़्यादा ताकतवर लोगों से उन्हें बहुत डर लगता था। तो उसे वो कैसे ओवरकम कर पाए, उसे कैसे वो डर का सामना कर पाए, यही उनका एक बड़ा स्ट्रगल था। समझ में आया होगा? लेट्स कम टू द यूनिट 2, वार्म अप। Do you think the narrator was scared of someone in particular? हमें ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या लग रहा है, ये नरेटर जो ऑथर हैं किसी से डरते थे? Read the following text and find it out. Reasons that made every boy scared of red. हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये यूनिट को पढ़ो और कुछ रीजंस ढूंढो कि वो एक लड़का था रेड बोल के, उससे क्यों वो डर रहा था, यहाँ पे हम देखेंगे। The ruler of our street was a boy of about 16 who was nicknamed Red. ऑथर बताते हैं कि उनके गली के, उनके स्ट्रीट के जो एक रूलर जैसा एक लड़का था ना, हर जगह में होता है, हर गली में ऐसे बच्चे होते हैं, वो 16 ईयर्स का था, उसका नाम रेड था, उसका निकनेम रेड था। रेड वॉज बिग एंड ब्रॉड शोल्डर्ड बियॉन्ड हिज ईयर्स। वो रेड ना 16 साल का था, लेकिन वो उससे भी बड़ा दिखता था, उसके बहुत बड़े बड़े शोल्डर्स थे। रेड वॉक्ड मास्टरफुली अप एंड डाउन आवर स्ट्रीट, लेग्स वाइड and with a slightly rolling gait like a seaman on his deck. बच्चों देखो, ये दोनों लाइन का मतलब समझो। तो मैं देखा होगा एक शिप में एक सीमैन मतलब एक शिप में जो लोग रहते हैं, डेक होता है ना, जो डेक होता है शिप में, वो डेक में एक सीमैन कैसे चलता है, ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे प्राउडली वो चलते हैं ना, वैसे ही ऑथर हमें बताते हैं कि वो जो लड़का रेड है ना, वो हमारे गली के रास्ते में ऐसा चलता है, उसके दोनों पैर को फाड़ के विथ अ स्लाइटली रोलिंग गेट का मतलब क्या है? मैनर ऑफ वॉकिंग, अ साइड टू साइड मूवमेंट, ऐसे साइड होके, ऐसे साइड होके वो प्राउड, बहुत ही गर्व के साथ मास्टर की तरह चलता था, जैसे एक डेक में, एक शिप के डेक में जैसे एक सीमैन चलता है। एक दादागिरी टाइप्स यहाँ पे हमें समझाने को दिया गया है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज।
From under his cap, its peak always at the back of his head. रेड का अच्छा रेड एक टोपी पहनता था. वो रेड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, हमारा जो सामने का पोर्शन होता है, हम जब कैप पहनते हैं जो हिस्सा सामने रहना चाहिए वो रेड हमेशा पीछे पहनता था. His forelock tumbled down in fury cascade. अच्छा देखो उनका जो माथे का हमारा फोरलॉक यहाँ पे क्या बताया गया है. अच्छा, his forelock tumbled down in a fiery cascade बच्चों. सो इसका मतलब क्या है, उनका जो सर है ना ऐसे वो हिला रहे थे ऊपर नीचे. सोचो एक गुंडा जैसा करता है. एंड आउट ऑफ हिज राउंड पॉक मार्क्ड फेस. और उनका फेस कैसा था, उनका चेहरा कैसा था रेड का, उनके फेस में छोटे छोटे गड्ढे थे. पॉक मतलब छोटे छोटे गड्ढे. राउंड फेस, ग्रीन आइज, एक बिल्ली का आंख जैसे ग्रीन होता है ना वैसे वो चमक रहे थे. विथ स्कॉर्न फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. ओके, वो सबको ऐसे घूर घूर के जैसे वो नोच लेंगे ऐसे वो देख रहे थे. 2 or 3 lieutenants in peaked caps back to front like rats tripped at his heels. 2-3 उसके साथीदार थे, उसके आगे पीछे उसके चेले घूम रहे थे. ठीक है. अच्छा, ट्रिप्ड का मतलब देखो वॉक्ड विथ क्विक लाइट स्टेप्स एट हिज हील्स. उसके पीछे पीछे वो आ रहे थे, उसके जो 2-3 गुलाम जैसे थे. रेड कुड स्टॉप एनी बॉय एंड से इम्प्रेसिवली द वन विद मनी. रेड कोई भी आने जाने करने वाला लड़के को वो पकड़ के ऐसे बोलता था पैसा. डराता था, धमकाता था, किसी को भी वो स्टॉप कर देता, किसी को भी वो रोक लेता था. His lieutenants would turn out the boys' pockets. उसके जो साथीदार थे ना, जो बोलता था उसके साथीदार वो करते थे. वो कोई भी बच्चे को रुकने के लिए बोलता था और लड़के के पॉकेट्स को वो चेक करते थे. एंड इफ़ ही रेजिस्टेड दे बीट हिम अप हार्ड. अगर वो लड़का वो मना करता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, वो उसके साथीदार क्या करते थे, उसे मार पीट करते थे. Everyone was afraid of red. बहुत सारे लोग रेड से डरते थे. So was I. और ऑथर बोलते हैं मैं भी उससे डरता था. I knew he carried a heavy metal knuckle duster in his pocket. मुझे पता था वो अपने पॉकेट में एक ऐसा चीज़ रखता है जिससे वो सबको मार देगा. नकल डस्टर मतलब मेटल कवरिंग फॉर द नकल्स फॉर अटैक और डिफेंस. ये वाला हिस्सा को हम नकल बोलते हैं. तो यहाँ पे डिफेंस के लिए हम एक मेटल का एक कवरिंग लगाते हैं ताकि हमें कोई मारे तो उससे लग जाएगा लेकिन हमें कुछ नहीं होगा. ये चीज़ नकल डस्टर हमेशा रेड अपने पॉकेट में रखता था. नेक्स्ट पेज. वार्म अप यूनिट 3. डज द नरेटर हैव एन एनकाउंटर विद रेड. हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे नरेटर मतलब जो ऑथर है क्या रेड के साथ उनका मुलाकात हुआ था. हाउ मेनी टाइम्स डिड ही कम अक्रॉस रेड. कितनी बार वो रेड के सामने आया था. व्हाट वाज आउटकम ऑफ हिज एनकाउंटर विद रेड. एनकाउंटर मतलब उससे मिलने के बाद क्या रिजल्ट निकला, क्या हुआ उससे मिलने के बाद. हमें ये यूनिट उससे आंसर्स के लिए हमें पढ़ना है. आई वॉन्टेड टू कॉन्क्वर माई फियर ऑफ रेड. ऑथर बोलते हैं कि मैं रेड का जो वो डर है ना रेड के लिए, मैं उसे जीतना चाहता हूँ. मुझे रेड के डर से मुझे बाहर निकलना है, मुझे जीतना है उससे. सो आई रोट ए पोएम अबाउट हिम. तो ऑथर ने उसके बारे में रेड के बारे में एक पोएम लिखा, एक गाना लिखा. दिस वॉज माई फर्स्ट पीस ऑफ जर्नलिज्म इन वर्स. वर्ड्स मतलब पोएम. सो जैसे कि वो नोवेलिस्ट एसेइस्ट पोएट थे तो उनका फर्स्ट पोएम उसने रेड के बारे में लिखा था. By the next day the whole street knew it by heart and exulted with triumphant hatred. अगले दिन जिस दिन ऑथर ने पोएम लिख दिया और सारी जगह में फैल गया तो बहुत सारे लोगों को गली में पता चल गया था. The whole street knew it by heart and exulted with triumphant hatred. उन सारे लोगों ने वो पोएम पढ़ने के बाद वो बहुत खुश हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए. और वो जो उनका अभी भय था रेड के खिलाफ, वो भी रेड को बहुत हेट करते थे. वो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे गली से एक लड़के ने उसके खिलाफ एक पोएम लिखा है, तो ऑब्वियसली दे विल फील वेरी जॉयफुल. वन मॉर्निंग ऑन माई वे टू स्कूल.
एक दिन ऑथर जब स्कूल जा रहे थे, उनके रास्ते में सडनली वो रेड से मिले और उसके जो साथीदार थे, उसके जो फॉलोअर्स, बच्चों लेफ्टिनेंट मतलब फॉलोअर्स, ओके, साथीदार उसके पीछे पीछे जो आ रखते थे। अच्छा, वो रेड और उसके लेफ्टिनेंट्स उसके सामने आ गए रास्ते में स्कूल जाते वक्त। हिज आईज सीम टू बोर थ्रू मी। इसका मतलब क्या है? बोर मतलब घुस जाना, जैसे वो उसे खा जाएगा। तो रेड अपने आंखें ऑथर के ऊपर लगाए रखता है, नोच लेगा जैसे खा जाएगा। और रेड क्या बोलते हैं? द पोएट। वो ऐसा मजाक उड़ा रहा है, उसके खिल्ली मजाक उड़ा रहा है, चिढ़ा रहा है। हाँ, पोएट। He drawled, smiling crookedly. ड्रॉल का मतलब बच्चों टू से समथिंग स्लोली विथ लॉन्गर वाउल, बहुत ही चिढ़ाने की तरह वो साउंड से हंस के। क्रुकेडली मतलब शैतानी, एक शैतानी हंसी उसने दी। सो यू राइट वर्सेस, डू दे राइम? तुम क्या गाना लिखते हो? तुम क्या पोएम लिखते हो? रेड्स हैंड darted into his pocket. रेड अपना हाथ उसके पॉकेट के अंदर घुसाया and came out armed with its knuckle duster. और उसके हाथ में वो नकल डस्टर वो फिर से आ गया। It flashed like lightning. चमक रहा था वो। Struck my head. ऐसे चमकीले नकल डस्टर को रेड ने क्या किया? जोर से ऑथर के सर पे मार दिया। ऑथर नीचे गिर गए, उनके सर से खून निकल रहा था, उनका कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गया, मतलब वो बेहोश हो गए, उनका होश उड़ गया, होश नहीं था उनका। दिस वॉज माई फर्स्ट रिम्यूनरेशन एज अ पोएट। रिम्यूनरेशन मतलब पेमेंट, एक पोएट होने का ये मुझे हिसाब देना पड़ा, ये ऐसा बोलना चाहते हैं ऑथर। आई स्पेंट सेवरल डेज इन बेड। When I went out with my head still bandaged, वो बहुत दिन बिस्तर पे बिताए, बहुत चोट लगा था। वो जब बाहर गए तब तक उनका बैंडेज हुआ था। उन्होंने फिर से रेड को देखा, उन्होंने फिर से कोशिश की उनके साथ लड़ने की, बट वो फिर से हार गए। एट होम आई रोल्ड ऑन माई बेड। फिर से अपने घर में आके वो अपने घर के बिस्तर के ऊपर लेटे थे। बाइटिंग माई पिलो, अपने तकिए को वो चाब रहे थे। एंड पॉन्डिंग इट इन शेम एंड इम्पोर्टेंट फ्यूरी एट माई काउडेंस। देखो, वो बहुत ही अपने आप के ऊपर वो गुस्सा भी थे, वो ऐसे हार गए, उन्हें बहुत शर्म आ रही थी और अपने मूर्खता के ऊपर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। आई मेड अप माई माइंड टू वैंक्विश इट एट वॉट एवर कॉस्ट। लेकिन ऑथर ने संपूर्ण दृढ़ निश्चय किया कि जो भी हो जाए, मैं इस भय को, ये डिफीट जो मुझे आज वैंक्विश मतलब जो डिफीट मुझे हुआ है, जो मैं आज हार गया हूँ, मैं इसे जो भी तरीके से मैं इसे जीत के दिखाऊंगा, उससे लड़के दिखाऊंगा। ऑथर ने फैसला किया। नेक्स्ट यूनिट को हम जाते हैं। यूनिट 4, फियर ऑफ रेड और हिज कावर्डेंस। रेड का डर या फिर उनका मूर्खता। विच वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द नरेटर टू डील विद। नरेटर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डील करने के लिए क्या था? What method did the speaker choose to deal with his fear? अपने डर से लड़ने के लिए कौन सा मेथड उन्होंने अपनाया था? Did he succeed in his attempt to conquer fear? क्या वो अपने डर को ओवरकम करने के लिए, जीतने के लिए वो सक्सेस पाए, वो सफल हो पाए? हमें ये यूनिट पढ़ना है, ये सब आंसर्स पाने के लिए। I went into training with parallel bars and weights. वो ट्रेनिंग में गए, ठीक है, वो ट्रेनिंग करने के लिए गए। पैरेलल बार्स एंड वेट्स मतलब जैसे हम, तो वो क्या किए, जिम में जैसे एक्सरसाइज करने के लिए होता है ना, वो ऐसे बार्स वेट्स उठा के वो ऐसे सीखने के लिए गए। आफ्टर एवरी सेशन आई वुड फील माई मसल्स, दे वर गेटिंग बिगर बट स्लोली। हर एक सेशन के बाद, हर एक प्रैक्टिस सेशन के बाद उन्हें लग रहा था कि उनके मांसपेशियाँ जो मसल्स हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, बस धीरे धीरे। लेकिन उन्हें याद आया कुछ। आई हैड रेड इन अ बुक अबाउट अ मिरेकुलस जापानीज मेथड ऑफ रेसलिंग। लेकिन उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने एक जापानीज मेथड ऑफ रेसलिंग, मतलब एक बुक में एक ऐसी चीज़, उन्होंने चमत्कारी चीज़ पढ़ी है ताकि हम जब रेसलिंग कर सकें, कुश्ती कर सकें, तो हमें कैसे लड़ना चाहिए और वो उसे
विच गिव एन एडवांटेज टू द वीक ओवर द स्ट्रॉन्ग, और उसके द्वारा हमें एडवांटेज मिलता है, एक हमसे जो स्ट्रांग होता है ना, हमसे ज़्यादा जो स्ट्रांग होता है उसके खिलाफ हमें लड़ने के लिए हमें बहुत कुछ सिखाता है ये बुक से। एक्सचेंज्ड अ वीक्स रेशन कार्ड फॉर अ टेक्स्ट बुक ऑन जूजित्सु। जूजित्सु एक बुक था सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो खरीदने के लिए ऑथर ने 1 महीने का खाना पानी ये सब उन्होंने मतलब सेक्रीफाइस किया। रेशन कार्ड को उन्होंने ऐसे एक्सचेंज करके वो बुक खरीदा था। 3 हफ्ते के लिए वो घर पे रहे, प्रैक्टिसिंग विथ 2 अदर बॉयज़। 2 अलग उनके जो दोस्त थे उनके साथ उन्होंने घर पे प्रैक्टिस किया। देन आई वेंट आउट। उसके बाद 3 हफ्ते के बाद वो बाहर निकले। रेड वॉज सिटिंग ऑन द लॉन इन आवर यार्ड। उनके घर के यार्ड में और लॉन में रेड बैठा था। प्लेइंग विंगड इट ऊन, मतलब ये है प्लेइंग कार्ड्स। विंगड इट ऊन मतलब ये है एक कार्ड्स खेलने का खेल। विथ हिज फॉलोवर्स, लिeutenants के साथ, उसके साथीदार के साथ। ही वॉज अब्जॉर्ब्ड इन द गेम। ही वॉज अब्जॉर्ब्ड इन द गेम मतलब वो खेल में संपूर्ण रूप से घुस गए थे। फियर वॉज स्टिल डीप इन मी, लेकिन ऑथर बोल रहे कि मेरे अंदर भय डर अभी तक थोड़ा थोड़ा था। अर्जिंग मी टू गो बैक, जो भय था ना उससे उन्हें पीछे जाने के लिए मतलब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जा पीछे जा, मत लड़ इससे। बट आई वेंट अप टू द प्लेयर्स एंड किक्ड एंड स्कैटर्ड द कार्ड्स। वो आगे गया, वो जो खेल रहे थे उसे अपने पैर से किक मारा और वो कार्ड्स को फैला दिया। Red looked up, surprised at my impudence after my recent fight. अच्छा, impudence का मतलब यहाँ पे लिखा है बच्चों utter disrespect और rudeness। तो रेड ने मुझे ऊपर देखा और वो चौंक के वो मुझसे जो उसने मेरे साथ लड़ाई की थी कुछ दिन पहले, वो मतलब बहुत ही गुस्से में उससे ऊपर आंखें उठा के वो चौंक के देखने लगा। तो वो धीरे धीरे उठा, वो बोला कि तुम्हें क्या और कुछ चाहिए मुझसे? यू आर लुकिंग फॉर मोर, और क्या मार खाना है मुझसे? ही आस्क्ड मेनांसिंगली। मेनांसिंगली का मतलब बच्चों क्या है? इन अ थ्रेटनिंग मैनर, धमकाने जैसे, वो धमकाने के तरीके में वो रेड ने उसे पूछा क्या तुम्हें को और भी मार खाना है मुझसे? एज बिफोर हिज हैंड डाइव्ड इनटू हिज पॉकेट फॉर द नकल डस्टर, वो अपने पॉकेट में जब तक वो नकल डस्टर निकालता उसके पहले ऑथर ने एक जैवलिंग मूवमेंट मतलब ज़ोर से अपने हाथ से रेड को मार दिया। हॉलिंग विथ पेन, वो चिल्लाया दर्द से। रोल्ड ऑन द ग्राउंड, नीचे गिर के लुढ़क रहा था। रेड bewildered, he got up and came at me swinging his head। bewildered मतलब बच्चों पजल्ड हो गया था रेड, कंफ्यूज हो गया था, ये मुझे कैसे मार सकता है। ऊपर उठा, अपने हेड को, अपने सर को एक सांड जैसे, एक पागल सांड जैसे, बुल, एक मैडेंट बुल जैसे अपने सर को ऐसे हिला हिला के हमें मारने के लिए आता है ना, वैसे वो रेड भी ऐसे गुस्से में आ रहा था। आई कॉट हिज रिस्ट, ऑथर ने उसके रिस्ट को, ये कलाई को पकड़ लिया। एंड स्क्वीज्ड स्लोली, उसे जोर से स्क्वीज कर दिया धीरे धीरे। एज आई हैड रेड इन द बुक, ये था जूजित्सु मेथड, उन्होंने बुक में पढ़ा था। until the knuckle duster dropped from his limp fingers, उनके फिंगर से जब तक वो नकल डस्टर नीचे ना गिर गए उन्होंने ऐसे उनके रिस्ट को पकड़ के ऐसे रखा था। नर्सिंग हिज हैंड मतलब वो जो लड़का रेड था अपने हाथ को वो संभाल रहा था। रेड फेल डाउन अगेन, फिर से वो नीचे गिर गया। ही वो सॉबिंग, वो रो रहा था और अपने मुंह में जो हमारा उसका जो आंसू था उससे वो पोंछ रहा था। ओवर हिज pockmarked फेस विद grubby feast, और अपने हाथ से वो अपने फेस में, जो स्मीयर का मतलब है बच्चों पोंछना, एक लेयर ऐसे बनाना, मतलब वो उसका आंसू से उसके मुंह में ऐसे पोंछ रहा था रेड। दैट डे रेड सीज्ड टू बी द मोनार्क ऑफ आवर स्ट्रीट, उस दिन से उनके गली के, उनके रास्ते का जो मोनार्क मतलब एक राजा की तरह वो जो बिहेव करता था रेड, उस दिन से वो बंद हो गया। और तब से रेड उस जगह का और मालिक या फिर ऐसे गुंडागर्दी वो करना बंद हो गया।
एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से आई न्यू फॉर सर्टन दैट वन नीड नॉट फियर द स्ट्रॉन्ग। उस दिन से ऑथर को पता चला कि किसी को भी उससे ज़्यादा ताकतवर वाले इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल वन नीड्स इज़ टू नो द वे टू बीट दैम। ऑथर बोलते हैं कि सबको पता होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग आदमी से कैसे लड़ा जाए। फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग मैन देर इज़ अ स्पेशल जूजित्सु। हर एक ताकतवर इंसान के लिए एक स्पेशल जूजित्सु मेथड होता है, जैसे कि उनके लिए था। वॉट आई ऑल्सो लर्नड ऑन दिस ओकेजन वॉज दैट टू बी अ पोएट। और ऐसे परिस्थिति में ऑथर को एक पोएट बनने का भी मौका मिला। I had not only to write poems but know how to stand up for them। उन्हें जो फर्स्ट टाइम पोएम लिखने का, गाना लिखने का मौका मिला, उन्हें ये सीखने को मिलना कि मुझे सिर्फ लिखना ही नहीं है गाना, लेकिन उस गाने में मैंने जो लिखा है उसके लिए मुझे खड़ा भी होना है, मुझे उसके ऊपर खड़ा होना है, मुझे दिखाना है, वो करके दिखाना है। I hope students you have understood all the lines, and you can just go back the recording and you can watch the video again if you have not understood, and write down in comments also if you have not understood any line. Okay, I'll just once again make you understand all the meanings. Okay, first meaning is front, place where two armies are fighting in a war। एक जगह जहाँ पे दो आर्मी एक युद्ध के लिए लड़ते हैं। कॉन्सर्ट, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट यूजुअली गिवन इन अ पब्लिक बॉल। पब्लिक जगहों में एक म्यूजिकल एंटरटेनमेंट होता है। एलिगेंटली मीन्स शोइंग अ गुड सेंस ऑफ स्टाइल, मतलब हमारा स्टाइल जो है हमें उस अच्छे से दिखाने को हम एलिगेंटली बोलते हैं, इन अ गुड वे। The next unit's meanings, masterfully not caring for others, मतलब दादागिरी, किसी के लिए चिंता नहीं करना। Rolling, a side to side movement, साइड साइड होके चलना या फिर मूवमेंट करना। Gait, manner of walking, gait means a manner of walking, मतलब चलने का एक तरीका। Deck, the floor of a ship, as I told you in the early। शिप में जो फ्लोर होता है, जो चलने का रास्ता होता है, हम उसे डेक बोलते हैं। ट्रिप्ड, वॉकड विथ क्विक लाइट स्टेप्स, मतलब धीरे धीरे दबे दबे पाँव से हम जब चलते हैं उसे हम ट्रिप्ड बोलते हैं। नकल डस्टर, मेटल कवरिंग फॉर द नकल्स फॉर अटैक और डिफेंस। एक नकल्स जैसे ये यहाँ पे हम पहनते हैं, एक मेटल होता है और वो किसी को भी अटैक से डिफेंस करने में मदद करता है। दैट इज़ नोन एज अ नकल डस्टर, दैट इज़ अ मेटल जो कि हमें यहाँ पे पहनते हैं, कवर होता है। नेक्स्ट, exulted, showed great joy and excitement, खुशी होना या फिर दिखाना, excitement होना। triumphant, showing great joy, satisfaction, उसका मतलब भी यही है, खुश होना, satisfaction दिखाना। bore through, to stare in a way that makes somebody feel uncomfortable, किसी को ऐसे घूरना कि उसे uncomfortable महसूस करवाए, जैसे रेड करता था, घूरना। ड्रॉल, टू से समथिंग स्लोली विथ लॉन्गर वॉवल साउंड, धीरे धीरे कुछ ऐसे चिढ़ाने की जैसे बोलना। इम्पोर्टेंट, फ्यूरी, फ्यूटाइल, एंगर, गुस्सा। वैंक्विश, डिफीट कंप्लीटली, मतलब संपूर्ण तरफ से उसे हरा देना। लास्ट यूनिट, parallel bars, a pair of parallel bars on posts for gymnastic exercises। बार्स होते हैं लंबे लंबे, कुछ ऐसे रॉड्स टाइप्स होते हैं जो कि हमें जिम एक्सरसाइज करने के लिए मदद करते हैं। सेशन, सिंगल मीटिंग, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक मीटिंग रखा जाता है, उसे हम सेशन बोलते हैं। मिराकुलस, मोस्ट रिमार्केबल, लाइक अ मिरेकल, मतलब चमत्कार बच्चों। जूजित्सु, जापानीज आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। जूजित्सु मतलब जापानीज में एक सेल्फ डिफेंस का एक क्या बोलते हैं, हुनर होता है, एक आर्ट है, वो कला है वो। विंग एटोन, अ कार्ड गेम। अब्जॉर्व्ड, एंटायरली ऑक्यूपाइड, गिविंग वंस फुल अटेंशन, मतलब घुस जाना कोई भी चीज़ में, अपना पूरा अटेंशन देना। इम्प्यूडेंस, अटर डिसरेस्पेक्ट और रूडनेस, मतलब डिसरेस्पेक्ट दिखाना, बहुत ही रूड तरीके में, गंदे तरीके से बात करना। मेनेंसिंगली, इन अ थ्रेटेंड मैनर, धमकी देने की टाइप। bewildered, puzzled या फिर confused। I hope students you have understood this chapter and the question answers of this chapter. If you want, just let me know in the comments. I will post the question answers in the Telegram group. Okay, thank you.